हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर का होम मैनेजमेंट का थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। वो है आधुनिक परिवार और उसके घर की आवश्यकताएं। है ना कि आवासीय आवश्यकता क्या होती है, बेसिकली क्यों होती है आवासीय आवश्यकता, और इससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स के क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से मकान को प्लान करना चाहिए, और ये सब। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि घर और मकान में क्या अंतर रहता है ना। बेसिकली हम घर भी बोलते हैं और मकान भी बोलते हैं। मकान इज बेसिकली एक ईंट गारे पत्थर का, हम कहेंगे एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर, जिसे हम मकान बोलते हैं। और दूसरा, अगर घर की बात करें तो घर के अंदर जो है, जब उसी मकान में लोग रहते हैं, उनमें आपस में एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है, और इमोशंस से जुड़े होते हैं मकान से। उस मकान से भी इमोशंस जो हैं वो जुड़े होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जो है घर बोलते हैं। ठीक है। तो घर बेसिकली एक ज़्यादा सजीव वर्ड है, जिसके अंदर की लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनके इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं। और घर जो है, मकान जो है बेसिकली हम रेफर करते हैं, हम बोलते हैं एक ढांचे को जो कि ईंट गारे पत्थर से मिलकर बना है। ठीक है। तो ये तो है कुछ। मकान जो है वो बेसिकली, या घर जो है वो बेसिकली आपकी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। आपको जो है ठंड से, गर्मी से, ओलों से या बरसात से, इन सब नेचुरल कैलामिटीज से, है ना, जो है और दूसरे तत्वों से जो है आपको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, स्थायित्व जो है वो प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि पारिवारिक आवश्यकताएं जो है वो क्या रहती हैं एक मकान को, एक उसको लेकर, आवास को लेकर। तो परिवार के लिए आवास की आवश्यकताएं। ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे सुरक्षा की। जो आवास है हमारा, वो हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सुरक्षा किससे देता है वो, जानवरों से या मौसम से। हम गर्मी, सर्दी, ठंड, बरसात, है ना, तो इन सब से जो है वो आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। और हमें जो है अपने घर में, सामान्यतः घर में जब हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्रदान करता है हमारा आवास, हमारा घर। कैसे स्थायित्व प्रदान करता है कि जहाँ पर हमारा घर होता है, हम बेसिकली वहीं पर रहने लग जाते हैं, या वहीं पे हमें रहना होता है, या हमारी हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपने घर में ही रहें। ठीक है। तो हमें एक स्थायित्व जो है वो देता है। जैसे जहाँ पे आपने घर बना लिया है, जिस जगह पर आपने घर बना लिया, तो बेसिकली आप लोग जो है, आप जो है वहीं पर रहना पसंद करेंगे या अपना जीवन यापन करना चाहेंगे। फिर है अनुकूल वातावरण प्रदान करना। हमारा घर जो है वो हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां हम अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो है एक वातावरण बना सकते हैं, अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। अपनी इच्छा अनिच्छा जो है उसके अंदर जो है अच्छे से जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना होता है। ठीक है। फिर है क्रियाशीलता या एक्टिविटी। अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सोना है, खाना बनाना है, रहना है ना, जो है पढ़ाई करना, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए, हम सब जो है अपना घर बनाते हैं बेसिकली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो बनाते ही है। इसके अलावा जो है एक सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी बनाते हैं कि घर हम बड़ा बनाएं, या सामने से देखने से ऐसा लगना चाहिए, है ना, उसका एलिवेशन ऐसा होना चाहिए, मकान ऐसा दिखना चाहिए या इतना बड़ा होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। क्योंकि हर फैमिली की एक जो है पारिवारिक प्रतिष्ठा होती है, जिसको वो अपने मकान के द्वारा, अपने घर के द्वारा भी अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति, नेक्स्ट पॉइंट है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की आवश्यकता को भी पूर्ति करता है हमारा मकान। ये हमारा जो भी है, आप किसी के भी मकान को देखकर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये एक अपना एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि ये इंसान इस तरीके का होगा। आप एंटर करते हैं ना कई बार किसी के घर में, वो घर अगर बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन है, जमा हुआ है,
तो हमें वहाँ पर रहने वाले लोगों का भी नेचर का भी एक आभास हो जाता है। घर को जो है किस तरीके से रखा गया है, घर को किस तरीके से बनाया गया है, ये वहाँ रहने वाले लोगों की एक अभिव्यक्ति जो है वो दिखाता है, उनके इंटरेस्ट दिखाता है, उनकी जो है इच्छाएं या उनकी कैसी रुचियां हैं उनको जो है दिखाता है। फिर है मनोरंजन। मनोरंजन जो है घर मनोरंजन कैसे करता है, क्योंकि हम यहाँ पूरे परिवार के साथ रहते हैं, हम अपने रीति रिवाज, हमारा कल्चर, इन सबको जो है हम अपने घर में फॉलो करते हैं। हमारे सोशल ट्रेडिशंस जो हैं वो हम अपने घर में जो है पूरे करते हैं, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। हम अपने परिवार के साथ में जब एक घर में रहते हैं तो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन होता है, उनसे जो हमारी बातचीत है, हमारा जो व्यवहार है, वो एक जो है हमारे एंटरटेनमेंट का साधन होता है ना कि अगर आप कहीं पे अकेले रह रहे हैं तो आपका मन नहीं लगता, वेयरएज़ अगर परिवार में रह रहे हैं, चाहे बात नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको जो है एक अच्छी फीलिंग होती है। फिर है विश्राम या रेस्ट, है ना। हमें जो है सबसे ज़्यादा सुकून या आराम जो है वो अपने घर में ही मिलता है। आप चाहे किसी भी आलीशान होटल या कहीं पर भी किसी और के घर में आप जाकर रहे, लेकिन आपको जो है संपूर्ण मानसिक और शारीरिक पीस तब मिलता है, रेस्ट तब मिलता है जब आप अपने घर में आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अपने घर को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वो डिज़ाइन किया है, उसको बनाया है। उसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास, है ना। सामाजिक गुणों का विकास कैसे कि हम जो है बेसिकली अपने घर के अंदर कोई गलत काम नहीं करना चाहते, अपने घर को जो है बहुत साफ सुथरा सुंदर बना कर रखना चाहते हैं। जो कोई भी आपके घर में जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनकी अच्छे से आवभगत करते हैं, है ना, कि ये हमारे घर में आया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से हम जो है एक सामाजिक अपने गुणों का भी विकास करते हैं। हम लोगों को इनवाइट करते हैं अपने घर में अच्छे संबंध बनाने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका आवास की जो है आवश्यकता होती है। फिर है संग्रह या स्टोरेज। संग्रह या स्टोरेज क्या होता है कि हम अपनी जो भी वैल्यूएबल्स हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपना जो भी सामान है, उसको हम अपने घर में ही स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो घर में जो है स्टोरेज के लिए एक विशेष जगह होती है, क्योंकि हम वहाँ पर सिक्योर फील करते हैं, वहाँ पर हम अच्छा फील करते हैं, इसलिए। उसके बाद है सांस्कृतिक सुरक्षा या कल्चरल प्रोटेक्शन। सांस्कृतिक सुरक्षा बेसिकली क्या है कि हम अपनी संस्कृति को संजो के रखना। वो संजो के रखना कैसे कि हमारा घर है तो हम सभी जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उनको हम वहाँ पर निभाते हैं, उनको पूरा करते हैं, त्योहार मनाते हैं, है ना। अपने कल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम अपने परिवार में करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि गृह निर्माण के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला है सुरक्षा देना, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, ज्ञान, खेल आदि का विकास जो है वो करना। इनको मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हम लास्ट उसमें पॉइंट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर है आकस्मिक दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा करना ना, वही हमने सुरक्षा करना में जो है वो किया था। मानसिक संतुष्टि प्रदान करना, सेटिस्फेक्शन देना, पीस ऑफ माइंड जो है वो देना। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, उनको जो है विकास के लिए स्थान प्रदान करना, बच्चों को एक सुरक्षा प्रदान करना। आवास हमें एकांतता और गोपनीयता देता है ना। हम अपने घर में, अपने मकान में जो है एक गोपनीयता हम बना कर रखते हैं कि ये हमारा फैमिली सीक्रेट है या हमारी फैमिली की बात है, इसको हम बाहर शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक सिक्योरिटी जो है वो देता है। जंगली जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से, सांप बिच्छू आदि से सबसे जो है हमारी सुरक्षा करता है। धूल धुआं या जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनसे हमारी सुरक्षा करता है। हम जो है अपने परिवार के साथ में मकान में या घर में जो है एक सुरक्षापूर्ण ढंग से जो है रह सकते हैं। तो ये सब जो है इसकी उद्देश्य, इसकी इम्पोर्टेंस है कि एक आवास की इम्पोर्टेंस क्या रहती है। अब हम देखेंगे कि जब हम गृह निर्माण करते हैं
उसकी योजना बनाते हैं। देखिए हमारी लाइफ साइकिल में हम अगर देखें अपनी फैमिली लाइफ साइकिल में, तो फैमिली लाइफ साइकिल का एक बहुत बड़ा जो है लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, मकान बनाना या घर बनाना। ठीक है, तो जब भी हम घर बनाते हैं तो हम कौन कौन सी बातों पर ध्यान देते हैं? सबसे पहला है स्थान का चयन या सिलेक्शन ऑफ साइट। ठीक है, ये हमें बहुत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। सबसे पहले बजट फैक्टर तो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहता ही है, लेकिन जब भी आप साइट का जो है सिलेक्शन करें या उस स्थान का जो है चयन करें जहाँ पर कि आपको मकान बनाना है, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, कैसी ज़मीन है, कहीं पर फील्ड लैंड तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत खड्डे होते हैं जहाँ पर कि लोग कचरा डंप करते हैं और फिर उसको कवर करके जो है वो प्लॉट जो है वो काट दिए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन के लिए साइट बना दिया जाता है। तो ऐसे जो फील्ड लैंड्स होते हैं, जो भरे हुए जो ज़मीन होती है, उसके अंदर मकान के धंसने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस तरीके की ज़मीन को देखभाल कर लेना चाहिए, किस तरीके की मिट्टी है वहाँ की, जो है इसी में हम भूमि चयन ले लें, है ना, पत्थर कंकरीली है ज़मीन या रेतीली है। अगर रेतीली है तो एक तरह से पॉजिटिव ये रहता है कि वहाँ पर जो है मॉइस्चर नहीं रहता है नींव में, लेकिन नींव अधिक गहरी खोदनी पड़ती है ना। कंकरीली है तो भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। अगर चिकनी मिट्टी है, लोमी सॉइल है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे चिकनी मिट्टी है तो उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन रहेगा बारिश में, क्योंकि वो अधिक समय तक गीली रहती है। तो इन सब चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि साइट जो है वो किस जगह पर है, क्या उसके आसपास जो है बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, जैसे बाज़ार है या हॉस्पिटल है, और दूसरी जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, क्या वो आसपास अवेलेबल है या नहीं। तो ये इसका भी देखना चाहिए। फिर है आमुख दिशा विन्यास या ओरिएंटेशन कि मकान का एलिवेशन कैसा होगा, किस तरफ जो है उसका फेस होगा, किस तरफ किस चीज़ को बनाया जाएगा, किधर से बंद रहेगा, कौन सी तरफ जो है उसका फेसिंग रहेगी। ये सारा ओरिएंटेशन जो है इसको भी हमें देखकर ही मकान को प्लान करना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ हाउस या मकान की बनावट, किस तरीके की मकान की बनावट होगी, हम बहुत सिंपल रखना चाहते हैं। बजट पे ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते ही है, लेकिन इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मकान की बनावट या स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंगल स्टोरीड है, डबल स्टोरीड है, बेसमेंट बनाना है, या जो है सामने से देखने में कैसा लगना चाहिए, कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कितने रूम्स होने चाहिए, कैसा किचन होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं उसका हमें जो है पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। फिर प्रॉपर वेंटिलेशन, जब भी मकान बनाया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मकान के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन में हवादार होना चाहिए मकान, जहाँ पर कि नेचुरल हवा जो है वो हर कमरे, किचन, वॉशरूम या इनमें सब में जो है फ्रेश एयर जो है वो आनी चाहिए। धूप आती है या नहीं है, धूप किस साइड से आ रही है ना, तो किस तरफ से धूप आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें अच्छे से ध्यान करके ही, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान करके हमें मकान को प्लान करना चाहिए। फिर है अरेंजमेंट ऑफ वाटर, क्या हमारा मकान ऐसी जगह है जहाँ पर कि पाइपलाइंस हैं, फिटिंग्स हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आप कहीं आउटस्कर्ट्स में, कहीं बाहर की जगह पर ले रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विद्युत व्यवस्था, कि बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, आसपास जो है पोल्स हैं कि नहीं है, बिजली के खंभे हैं या नहीं है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अरेंज की जाएगी मकान के लिए। इसके अलावा मल मूत्र, गंदे जल का निष्कासन या सैनिटेशन, ठीक है, इसका प्रॉपर ड्रेनेज का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे ड्रेनेज होगा, जो भी वेस्ट वाटर है उसका ड्रेनेज किस प्रकार से किया जाएगा, उसको किस तरीके से निष्कासित किया जाएगा, इसका जो है हमें ध्यान सबसे अधिक देना चाहिए। क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, किस तरफ
स्लोप जा रहा है, ढलान किस तरफ है, वो सब ध्यान में रखते हुए हमें ड्रेनेज का ध्यान, क्योंकि अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है मकान में तो मकान में सीलन उत्पन्न कर सकता है, मकान की नींव को जो है वो कमज़ोर बना सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जबकि हम एक मकान को प्लान कर रहे हैं या उसकी साइट को जो है हम चयन कर रहे हैं। फिर है गृह निर्माण योजना के कुछ सिद्धांत जो है वो हम जो है अब पढ़ेंगे। वो है, सबसे पहला है लागत या आर्थिक व्यय। लागत या आर्थिक व्यय बेसिकली कि जो हमारा बजट क्या है, जो हमने प्लान किया है उस मकान को बनाने के लिए कितना पैसा हमें चाहिए, है ना, उसको किस तरीके से हम जो है अरेंज करेंगे या किस तरीके से हम उसको खर्च करेंगे। तो उसकी लागत कितनी, जो भी आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आपने आर्किटेक्ट की सहायता से अपना एक जो भी आपका प्लान था उसको एग्जीक्यूट कराया है, उसको बनवाया है, तो उसमें कितनी लागत आएगी, किस तरीके का मटेरियल खर्च किया जाएगा, कितना बड़ा मकान है उस पर कितना खर्चा आएगा, लेबर कितनी होगी, ये सब चीज़ें जो है हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। फिर दूसरा है अभिव्यंजकता या एक्सप्रेसिवनेस। ठीक है, एक्सप्रेसिवनेस का क्या मतलब है कि जब भी हम मकान बनाते हैं तो वो मकान में रहने वाले लोगों की एक अभिव्यक्ति होती है, वो मकान, है ना, कि उसमें रहने वाले लोगों के बारे में हमें पता चलता है वो मकान किस तरीके का बना हुआ है, बहुत डिज़ाइन में बना हुआ है, बहुत अच्छे डिज़ाइन से बना हुआ है, बहुत प्रॉपरली बना हुआ है, तो हम देखने से ही ये आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें रहने वाले लोगों की किस तरीके की चॉइस होगी, है ना, किस तरीके के उनके विचार होंगे। तो ये सब एक्सप्रेसिवनेस की जब भी हम किसी मकान को देखते हैं तो बाहर से देखने से ही हमें वहाँ पर रहने वाले लोगों का एक पिक्चर मिल जाता है, एक आइडिया, एक आभास हो जाता है कि किस तरीके के लोग इस मकान में रहते होंगे। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है कार्यात्मकता या फंक्शनलिज्म। देखिए मकान जो है डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन अबव ऑल सबसे ऊपर जो है फंक्शनलिज्म होना चाहिए या कार्यात्मकता। हम डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बना दें लेकिन अगर वो फंक्शनल नहीं है, हमें रहने में उसमें या उसकी साफ सफाई में या उसको उपयोग करने में अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो वो मकान दिखने में चाहे सुंदर होगा लेकिन उसमें कार्यात्मकता नहीं होगी या फंक्शनलिज्म उसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरता या ब्यूटी। देखने में भी जो है मकान अच्छा लगना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। फिर है गोपनीयता या प्राइवेसी। ठीक है, हर कमरे की अपनी एक प्राइवेसी होती है, किचन की अपनी प्राइवेसी होती है, बेडरूम्स की अपनी होती है, ड्राइंग रूम की अपनी होती है ना, क्योंकि ड्राइंग रूम में कोई आ रहा है तो हम नहीं चाहते कि उसको पूरे घर का व्यू मिले, तो ड्राइंग रूम की एक अलग प्राइवेसी है, डाइनिंग रूम की अलग है। तो ये सब गोपनीयता बनाए रखते हुए कि ऐसा नहीं हो कि एक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति आपकी पूरे घर का ग्लांस जो है वो पूरे घर का एक ही दृष्टि में उसको जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर कमरे की अपनी प्राइवेसी, कि बेडरूम्स जो है वो एकांत में होने चाहिए, वॉशरूम्स जो है कनेक्टेड होने चाहिए, किचन ऐसी जगह होना चाहिए जो कि डाइनिंग रूम के पास में हो, सुविधाजनक हो। ठीक है, तो इनका जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। बाह्य एकांतता, बाह्य एकांतता भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हमारी बाहर की वॉल्स बहुत छोटी हों या बाहर की साइड पर मकान में बहुत बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ हों जो कि बाहर से जो है ही हमारे घर के अंदर का व्यू लिया जा सकता हो। ठीक है, तो ये प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए कि मकान की प्राइवेसी पूरी होनी चाहिए जिससे कि उसकी गोपनीयता जो है वो बनी रहे। फिर है उचित समूहीकरण, यानी जो कमरे जनरली साथ में प्रयोग में लेते हैं जैसे कि किचन और डाइनिंग रूम, ठीक है, या वॉशरूम्स हैं, जहाँ पर कि बर्तन धोने हैं या इस तरीके का कोई एरिया है, स्टोर रूम है या पेंट्री है, तो इन सब चीज़ों को साथ में क्लब करके, जैसे डाइनिंग रूम और किचन पास पास होगा तो खाना बनाकर सर्व करने में आसानी होगी, समय और ऊर्जा की बचत होगी। बेडरूम्स के आसपास ही जो है वॉशरूम्स जो है वो
होने चाहिए, जिससे कि आसानी रहे, समय और ऊर्जा की बचत रहे, कन्वीनियंट रहे। तो ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर है परिवर्तनशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी, कि मकान या कमरे हमारे इस तरीके से होने चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर हम कमरों को जैसे कि डाइनिंग रूम है उसको बेडरूम में भी कन्वर्ट किया जा सके, या ड्राइंग रूम जो है वो इस तरीके का हो कि आवश्यकता होने पर हम उसको जो है बेडरूम में या किसी और उसमें जो है कन्वर्ट आसानी से कर सकें। तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रूमीनेस या वृहत्ता, जो भी हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कितने कमरे बनाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कमरे बनाने के चक्कर में हम हर कमरे को जो है छोटा बना दें, या जो कि उपयोग करने में दिक्कत या परेशानी उत्पन्न करे। तो कमरों में, किचन में, सब में जो है एक रूमीनेस होनी चाहिए, माने इतना स्पेस होना चाहिए जिससे कि आसानी से जो है उनको, या एक कंफर्टेबल स्पेस जो है वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। कमरों का समूहीकरण मैंने आपको बता दिया कि जो कमरे आपस में ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं काम की दृष्टि से, उनको पास पास बनाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं करते हैं कि हम ड्राइंग रूम को जो है बिल्कुल बैक साइड में बना देते हैं कि जो भी कोई आने वाला मेहमान है वो पूरे घर से निकल कर जो है पीछे ड्राइंग रूम में, है ना। तो हम लोग ड्राइंग रूम इसीलिए हमेशा बाहर की तरफ सबसे पहले बनाते हैं, जिससे कि कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसको वहीं पे एंटरटेन कर सकें। फिर है फर्नीचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या जो है आवश्यकताएं हैं, घर में कितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर व्यवस्था होनी चाहिए। किस तरीके का जॉब करते हैं वहाँ पे रहने वाले लोग, तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनके अकॉर्डिंग फर्नीचर होना चाहिए। मान लीजिए कोई लॉयर है तो उसके लिए एक अलग से रूम और जो है एक टेबल, और उसके लिए अलग से कंसल्टेंसी के लिए एक रूम होना चाहिए। डॉक्टर हैं तो उनके लिए अलग टाइप का रूम और फर्नीचर का ध्यान में रखना चाहिए। भवन का बाह्य रूप या प्रोस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, है ना। कितना आप मैनेज कर सकते हैं, क्या आप उसको इजीली उसको जो है क्लीन किया जा सके, उसकी साफ सफाई रखी जा सके। तो इस तरीके का बाहर का जो एलिवेशन है मकान का वो होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ों का, कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखें, या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मकान के प्लान को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें हमने जो है अभी डिस्कस कर ली हैं, तो मैं जहाँ पर नेसेसरी होगा उसको इलैबोरेट करूँगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं, या गृह निर्माण योजना को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति, है ना। बहुत प्रोमिनेंट है कि जितना हमारा बजट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम मकान बनाएंगे। जितना पैसा है हमारे पास में मकान पे खर्च करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मकान होना चाहिए। व्यवसाय, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई लॉयर है तो उसको कंसल्टेंसी के लिए एक छोटा कमरा अलग चाहिए, या डॉक्टर है तो पेशेंट देखने के लिए अलग चाहिए, है ना। कोई टीचर है अगर उसको बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए उसको रूम अलग चाहिए। तो डिपेंड करता है कि क्या ऑक्यूपेशन है। परिवार के सदस्यों की संख्या, कितने लोग रहते हैं मकान में, उसके अकॉर्डिंग मकान बनाया जाता है। फिर है परिवार में कमाने वालों की संख्या, है ना। कमाने वालों की संख्या से अभिप्राय है कि कितना हमारा बजट रहेगा, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना मकान को प्लान करेंगे। उसके बाद है परिवार में ये हो गया कार्यस्थल से दूरी, है ना। हमारा जो काम करने का स्थान है उससे कितना दूर हमारा मकान जो है वो है, कितनी दूरी पर हम रहते हैं। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक, जो कि हमें ध्यान में, क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा जहाँ पे हम मकान बना रहे हैं तो ज़िंदगी भर हमें जो है मकान, क्योंकि जनरली लोग अपने जीवन में एक बार ही बनाते हैं, तो थ्रू आउट जो है हमें आने जाने पर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर हमारा मकान जो है हमारी काम की जगह से बहुत दूर है। फिर है पारिवारिक आवश्यकता, फैमिली नेसेसिटी। परिवार की आवश्यकता क्या है, क्या बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें मकान
बनाना चाहिए। फिर है पारिवारिक जीवन चक्र या फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल का क्या मतलब है कि परिवार जो है वो जैसे मैंने बताया कि पारिवारिक जीवन चक्र जो है 3 में विभाजित हम करते हैं। सबसे पहला है बिगनिंग स्टेज। बिगनिंग स्टेज में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं, तो बहुत बड़े मकान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये होता है कि आगे जो है फैमिली एक्सपेंडिंग स्टेज में जाएगी, तो जब बच्चे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है मकान की आवश्यकता होगी। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगर मान लीजिए कोई अपना मकान जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में बना रहा है, जबकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, सबकी शादी हो गई, सब अपने चले गए, हस्बैंड वाइफ दोनों ही है, तो बहुत बड़े मकान की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उस समय रहने वाले, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, है ना। तो सबकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, सबकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें मकान जो है वो बनाना चाहिए। तो ये है हमारी हाउसिंग नीड्स। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।